Assalamu alaikum and welcome to lecture 19. Let's have a look at today's outline. The outline includes recap of the previous lecture, then we will start weighted average cost of capital. As you know, we have started the elements of weighted average cost of capital and we have completed in our previous two lectures. We will continue with weighted average cost of capital and the calculations. Then weighted average cost of capital includes different types of matters which we have to cover under the weighted average cost of capital discussions, which includes gearing, financial risk and the cost of capital, tradition theory, Modigliani and Miller's theory. So these are the topics which are covered under the weighted average cost of capital heading. So what are the objectives for studying weighted average cost of capital? To understand the weighted average cost of capital, WACC, it is pronounced as WACC, of a company and how it is estimated. To understand the effect of gearing on the WACC of a company. To discuss the theories of Modigliani and Miller. So what is the weighted average cost of capital? As we have discussed in our previous lectures, it is the return that is required by the investors of the companies. As you know, the sources of funds includes either equity or debt capital. So these are the main sources of the funds of the company, and each investor, either he has invested in equity or debt capital, he has estimated a return which he expected from the company. So company has to earn a sufficient profits to pay its investors the estimated returns. The cost of capital for a company is the return that it must make on its investments so that it can afford to pay its investors the returns that they require. It is the formal definition of weighted average cost of capital. The cost of capital for investors and the cost of capital for companies should theoretically be the same because of the differing tax positions of investors and companies. अभी दो तरह के आपके सामने चीजें हैं. एक तरफ है इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने फंड्स दे रहे हैं कंपनी को फॉर मेकिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और कंपनीज हैं जो कि फंड्स कलेक्ट कर रही हैं, कलेक्ट करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं या वो लगा रही हैं उन फंड्स को फॉर सम इन्वेस्टमेंट पर्पसेस या फिर एक्सपेंशन इन द करंट बिजनेस या फिर एनीथिंग एल्स. तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक एस्टिमेट किया हुआ है कि वो इतना जो फंड्स वो किसी कंपनी को दे रहे हैं तो वो इतना रिटर्न उस कंपनी से चाहेंगे, और दूसरी जगह कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो वो भी अपना एस्टिमेट करती है कि उसने कितना रिटर्न इस पे अर्न करना है और अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अभी दोनों के सिनेरियोज में फर्क है. एक फर्क तो इस वजह से कि इन्वेस्टर्स जो है उसकी नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है, क्योंकि या तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा कंपनी में या फिर डेट कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा. तो उनके रिस्क और जो उनके प्रीमियम्स हैं जो चार्ज कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में वो डिफरेंट हो गए, क्योंकि डेट कैपिटल में डेट इज मोर सेफर देन द इक्विटी, तो उसमें रिटर्न डिफरेंट होगा, और जो इक्विटी इन्वेस्टर्स होंगे उनका रिटर्न डिफरेंट होगा क्योंकि उनके रिस्क ज़्यादा है, उनके फाइनेंशियल इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका रिटर्न डिफरेंट होगा. और एक इम्पैक्ट है टैक्स की वजह से कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनीज हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न जो एस्टिमेट कर रहे हैं, कंपनी अपना रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अपना रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो जो दो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन्स अपना एस्टिमेट
एस्टिमेट कर रिटर्न्स को अपने अपने। तो जो दो टाइप्स के इन्वेस्टर्स और एक तरफ कंपनी अपना रिटर्न एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके डिफरेंट होने का रीजन ये भी है कि टैक्स पोजीशंस हर एक की डिफरेंट है, तो उस वजह से रेट ऑफ रिटर्न दोनों सबका एक दूसरे से डिफरेंट होगा। नाउ अंडर द हेडिंग ऑफ वैक, व्हाट वी विल कवर अंडर द हेडिंग ऑफ वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हम एक तो कैलकुलेशंस देखेंगे वैक की कि हाउ कैन वी कैलकुलेट वैक, और उसमें एक दो एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैलकुलेशन होती किसने और उसको प्रेजेंट किसने करना है। और सेकेंडली उसमें लिमिटेशंस ऑफ वैक भी देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर यूजिंग वैक, क्योंकि जब तक आपको लिमिटेशंस नहीं पता होंगे उस वक्त तक आप कैलकुलेशन और उस वक्त तक आप सही वैक डिटरमिन नहीं कर सकते, और दूसरा उसमें ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि आपने वैक इस्तेमाल करना है या कोई और मेथड यूज करना है फॉर एस्टिमेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू या फॉर एवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट, फॉर एवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इफेक्ट ऑफ गियरिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गियरिंग अगर आ जाती है यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग टू द कंपनीज, one is in form of equity and another is in form of debt capital। तो अगर गियरिंग का इफेक्ट चेंज हो जाता है, गियरिंग आपको मालूम होगा कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है कंपनी में, उसको हम गियरिंग बोलते हैं कि डेट कितना है और इक्विटी कितनी है। अगर हाईली डेट कैपिटल उन्होंने कंपनी ने यूज कर रही है तो दैट इज हाईली गियर्ड कंपनी। तो गियरिंग का इफेक्ट कितना कंपनी के ऊपर आता है कि अगर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करती है, इक्विटी के पोर्शन को कम रखती है और डेट कैपिटल के स्ट्रक्चर को ज्यादा रखती है, तो ऑब्वियसली उसके में वैक पे भी इफेक्ट होंगे और कंपनीज के रिटर्न्स पे भी इफेक्ट होंगे। तो इफेक्ट ऑफ गियरिंग हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम ट्रेडिशनल थ्योरी पे जाएंगे कि जो गियरिंग में इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए जो व्यूज हैं अवेलेबल वो कौन कौन से हैं। उसमें दो मेन थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी एंड मोडिग्लियानी मिलर्स थ्योरी। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसकी रीजनिंग देखेंगे, कंक्लूजन्स पे बात करेंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस पे बात करेंगे जो कि ट्रेडिशनल थ्योरी के यूज करते हुए करेंगे, और अप्रोच पे बात करेंगे। इसके बाद मोडिग्लियानी मिलर्स थ्योरी की बारी आएगी और उसमें हम उसको इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, और उसमें दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं मोडिग्लियानी मिलर्स थ्योरी में। एक थ्योरी है विद टैक्सेस और एक है विदाउट टैक्सेस, दोनों में डिफरेंसेस हैं और दोनों में कैलकुलेशंस के मेथड्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आखिर में फिर हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस देखेंगे इन चूजिंग अ गियरिंग लेवल। So these are the main topics which we have to cover under the heading of WACC, क्योंकि WACC के एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड सेकंड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो इन दो मेजर एलिमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल किस तरह कैलकुलेट करनी है, और ये दोनों चीजें जाके मर्ज होती हैं विद इन वैक। और वैक की अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे और उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। तो आज के दिन में हम वैक से उसकी कैलकुलेशन और उसकी लिमिटेशन से शुरू करते हैं अपनी आज के टॉपिक्स को। वैक की कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने बीच में पिछले लेक्चर्स में बीच में डिस्कस की हैं, लेकिन एक दफा इसको गो थ्रू भी कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। Companies are usually financed by both debt and equity. That is, they are geared. We must therefore calculate a weighted average cost of capital. क्योंकि जब कंपनी अपना कैपिटल को बिल्ड अप कर रही होती है तो उसमें वो दो तरह के फाइनेंस को यूज कर रही होती है, वन इज इक्विटी एंड वन इज डेट। तो दोनों जब वो यूज कर रही है तो उसको अपना रिटर्न जो एस्टिमेट करना है अंडर, और जिसके लिए सोर्सेज ऑफ फंड दो तरह के हैं, तो उन दोनों फंड्स को देखते हुए उसने अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिटरमिन करना है। तो उसके लिए वो क्या तरीका यूज करेगी, उसके लिए वेट करेगी दोनों को
कि दोनों के वेटेज के मुताबिक उसके रिटर्न्स को डिटरमिन करके एक एवरेज निकालेगी और वो यूज करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. दिस विल गिव द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी एज अ पोटेंशियल डिस्काउंट रेट. जब हम दोनं सोर्सेज ऑफ फंड के रिटर्न्स को डिटरमिन कर लेंगे, उनको वेट कर लेंगे और एवरेज डिटरमिन कर लेंगे, तो जो रेट हमारे पास एस्टिमेट निकलेगा वो दैट विल बी द पोटेंशियल डिस्काउंट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट एवेल्युएशन पर्पसेस. We have already seen how to calculate the cost of equity and the cost of individual elements of company debt. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आपको मालूम होगा कि अभी तक हमने जो मेथड डिटरमिन किया है और मेथड यूज किया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. कि डिविडेंड्स आप एस्टिमेट करते हैं परपेचुइटी में है या ग्रोथ का एलिमेंट है उसके अंदर, और उसके फॉर्मूले के थ्रू आप डिटरमिन करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उसी फॉर्मूले के थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. फिर सेकेंडली हमने जो दूसरा सोर्स ऑफ फंड है डेट इज डेट कैपिटल, उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को देखा था. उसमें जैसे कि आपको याद होगा कि 2-3 तरह के यूज हो रहे हैं डेट कैपिटल की नेचर्स. उसमें था इररिडीमेबल डेट भी था, रिडीमेबल डेट भी था, कन्वर्टेबल डेट भी था, और डेट विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी था. उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि उसमें आप ये डिटरमिन करते थे कि कैश फ्लोज किस तरह हो रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स किस तरह हो रही हैं, और उसकी बेसिस को यूज करते हुए आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी देखी थी, क्योंकि इंटरेस्ट इज एन अलाउएबल टैक्स एक्सपेंडिचर. तो उसकी वजह से जो कंपनी बेनिफिट यूज कर रही है, बेनिफिट ले रही है डेट कैपिटल को यूज करने का, उसका बेनिफिट भी हम उस फॉर्मूले में इंक्लूड करते थे, और इंटरेस्ट में से टैक्स का बेनिफिट एक्सक्लूड कर देते थे. तो ये हम दो एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड सेकेंडली हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. क्योंकि वो अगर आपको कैलकुलेशंस अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल किस तरह कैलकुलेट करने हैं, उनमें किन चीज़ों को आपने कंसीडर करने हैं, और तो अगर वो दो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप आपकी अच्छी हो जाती है तो फिर आप वैक को सही कैलकुलेट कर पाएंगे. क्योंकि वो दोनों एलिमेंट्स को इंडिविजुअल कैलकुलेट करके फिर वैक की कैलकुलेशन शुरू होती है, और वैक में दोनों का पोर्शन जाता है और उसको हम वेटेड एवरेज निकालते हैं. We weight the various cost of debt and equity using their respective market values. तो यहां से आपको पता चला कि जब वैक आप डिटरमिन करने जाएंगे तो उसमें एक तो मार्केट वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट वैल्यूज ऑफ इक्विटी एंड डेट क्या है, और सेकेंडली उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इक्विटी एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट कैपिटल वो कितने हैं. क्योंकि जब ये मालूम हो गए तो उसके बाद आप वैक की कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो इस फॉर्मूले के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि के ई मल्टीप्लाई बाई के ई जी मल्टीप्लाई बाई ई प्रेजेंट कर रहे हैं एक सोर्स ऑफ फंडिंग को, ये दूसरी सोर्स ऑफ फंडिंग है, तीसरी सोर्स ऑफ फंडिंग है, और इसी तरह ये पहली सोर्स ऑफ फंडिंग, दूसरी सोर्स ऑफ फंडिंग और तीसरी सोर्स ऑफ फंडिंग है. तो ऐसा जितने भी सोर्स ऑफ फंडिंग्स होंगे, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे कॉस्ट अपने कैपिटल के अंदर, उन तमाम का एवरेज आपने निकालना है, तो तमाम को इस फॉर्मूले में प्रेजेंट करना है. अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स होंगे कैपिटल में तो वो भी इस फॉर्मूले में पुट होते जाएंगे. और या इसको नीचे जैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज वैक इक्वल टू के जी मल्टीप्लाई बाई ई प्लस के टी डी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई ई प्लस डी. या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं वैक इक्वल टू के जी मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई ई प्लस डी, और के डी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई ई प्लस डी. तो ये सारे के सारे आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं प्रेजेंट करने की वैक को, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव और सबका पर्पस सिर्फ एक ही है कि वैक कैलकुलेट हो जाए और सब एक ही
तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हम वेट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी टर्मिनोलॉजीज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम पिछले जो हमारे पहले लेक्चर्स गुजर चुके हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके थे। E इक्वल टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। पहले जब आप डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने ये देखा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैन बी प्रेजेंटेड एज E और MV। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या E कैपिटल E भी में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह D इक्वल टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ डेट। तो D से आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैपिटल, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। और स्पेसिफाइड इसमें दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, डेट इज स्पेसिफाइड डेट टाइप ऑफ डेट कैपिटल। स्पेसिफाइड टाइप ऑफ डेट, इसमें क्योंकि आपके पास इररिडीमेबल भी आ सकता है और इसमें आपके पास रिडीमेबल भी आ सकता है, और इसमें आपके पास कन्वर्टेबल भी आ सकता है, और इसके अलावा भी और टाइप्स भी आ सकती हैं। तो जिस टाइप का आपके पास डेट कैपिटल होगा उस सब का अपने वेट करने हैं, उन सब की आपको मार्केट वैल्यूज पता होनी चाहिए, और दूसरा उस सब के रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी पता होने चाहिए। और तीसरी चीज जो ऊपर KEG हम प्रेजेंट कर रहे हैं, डेट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए गेट कंपनी, क्योंकि यहाँ पे डेट और दो इक्विटी दोनों एलिमेंट्स आ गए तो इसको हम गेट बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको KE से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए गेट कंपनी। इसी तरह KD इज द कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी, इट इज द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ द डेट। तो KD क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी। ये जो टू द कंपनी वर्ड आपने लिखा है, इसका मतलब ये है कि इट इज द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, क्योंकि एक कंपनी अपने डेट पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है, डेट इज अ टैक्स अलाउबल एक्सपेंडिचर, और उसमें टैक्स रिलीफ कंपनी को मिल रहा है, जो कि हम पीछे देख चुके हैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में। तो जो कंपनी टैक्स रिलीफ ले रही है अपने इंटरेस्ट पे, वो उसको कॉस्ट ऑफ डेट में इंक्लूड करेगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी इज द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ द डेट। तो ये फॉर्मूला को प्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके थे, और उनके में जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो ये फॉर्मूले थे जिसके थ्रू हम अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम अपनी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किस तरह वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल में क्या इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, अ कंपनी हैज एन इशू 45 million pound 1 ऑर्डिनरी शेयर्स, पहली इंफॉर्मेशन। सेकेंडली 10% लोन स्टॉक विद अ बुक वैल्यू ऑफ 55 million pound। अभी दो तरह के हमारे पास कैपिटल सोर्स ऑफ फंडिंग आ गई, नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर 2 लोन स्टॉक, और दोनों की यहाँ पे बुक वैल्यू मेंशन है, और लोन के केस में उसका इंटरेस्ट रेट भी मेंशन है, जो कि है आपके पास 10%। इसके बाद शेयर प्राइस दी गई है, शेयर प्राइस 1.50 पाउंड। तो उसकी जो फेस वैल्यू है शेयर्स की, डेट इज 1 पाउंड, और जो उसकी मार्केट वैल्यू है डेट इज 1.50 पाउंड। और डिविडेंड बताया गया है, डिविडेंड कितना है इस पे 15, जो कंपनी अनाउंस कर रही है डेट इज 15 पैसास, और जो कि अभी पे किया है, जो पे कर दिया है। तो व्हाट वी हैव टू अज्यूम कि दिस इज पोस्ट टैक्स डिविडेंड, और इसमें डिविडेंड हमें दिया गया है, डिविडेंड है 15 पैसास, और डेट इज जस्ट पेड। इट मीन्स कि डिविडेंड पे हो चुका है, तो मार्केट वैल्यू में से डिविडेंड की अमाउंट निकल चुकी है। जो मार्केट वैल्यू है क्या हम एज्यूम करेंगे, डेट इज
पोस्ट डिविडेंड अमाउंट जो कि 1.50 पाउंड है, और इसके बाद डिविडेंड ग्रोथ दी गई है 5% पर एनम और कॉर्पोरेशन टैक्स है 33%। नाउ कैलकुलेट द वैट। तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले उसको हाईलाइट कर लें, उसको कंसीडर कर लें वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इसमें आपके पास है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, देन आपके पास है बुक वैल्यू ऑफ लोन जिसका आपको के पास क्या होने चाहिए, मार्केट वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, उस पर आपके पास इंटरेस्ट रेट है, और जो बुक वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू को प्रेजेंट कर रही है, और कॉर्पोरेशन टैक्स आपको दिया गया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने वैक को कैलकुलेट करना है। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना आता है, आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कैलकुलेट करना आता है। वहां से पहले आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, देन आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैपिटल निकालेंगे, फिर उसका कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालेंगे, और फिर वैक के फॉर्मूले में उनको रेस्पेक्टिव जगहों पे पुट करेंगे। तो अभी हम इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमने किस तरह कैलकुलेट करना होगा। लेकिन आप अपने माइंड में एक पूरा स्ट्रक्चर बना चुके होंगे कि इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट गिवन है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पहले डिटरमिन करनी है, और फिर वैक निकलेगा। तो इसमें लोन स्टॉक जो है वो फिक्स रेट स्टॉक है, इसमें उसकी फेस वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू है, क्योंकि फिक्स्ड है इसलिए इसके बुक वैल्यू जो है वो आप वही कंसीडर करेंगे जो इस क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 55 मिलियन पाउंड, और 10% उस पर इंटरेस्ट रेट है। आपको इसमें के निकालना है सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, एंड देन वी पुट दिस फिगर्स इनटू द वैक फार्मूला। वहां से हमारा क्या निकल आएगा, आपका निकल आएगा उसमें से कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आप की कैलकुलेट करेंगे, की इक्वल टू डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी मल्टीप्लाई बाय जी, और इसको डिवाइड करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू से, डेट इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। क्योंकि आप प्रीवियसली कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल में भी ये देख चुके हैं, चूंकि मार्केट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है मार्केट वैल्यू, डेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो पी नॉट किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को, जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो यहाँ पे आपने रेस्पेक्टिव जगह पे फिगर्स लेके आगे, करंट डिविडेंड जो है आपका डेट इज 0.15 क्वेश्चन में वो गिवन है, डेट इज योर करंट डिविडेंड, और जी जो है 0.05 वो है आपका ग्रोथ रेट, और प्लस 0.05। लेकिन इसमें एक चीज डिवाइड करनी है जो कि आप क्वेश्चन में गिवन है कि करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है 1.50। तो यहाँ पे आपने 1.50 से डिवाइड किया, और इस फॉर्मूले में रेस्पेक्टिव जगह पुट करके जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद आपका आंसर निकला 15.5%। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए आपके पास इंटरेस्ट रेट है, आपके पास टैक्स रेट है। तो आपको मालूम था क्या जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होगा वो निकलेगा इंटरेस्ट रेट, और उसमें से टैक्स रिलीफ जो कंपनी को मिल रहा है वो आप डिडक्ट उसमें में से एक्सक्लूड कर देंगे। तो टैक्स रिलीफ आपको मत है जो क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 33%, इट इज योर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट, और ये आपने एक्सक्लूड कर दिया 10% में से, तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकला है 6.67%। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। ये सिंपल वैक की कैलकुलेशन हम देख रहे हैं अभी कि सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट किया, उसका वेट किया, और फिर हम कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को पुट करके उसका वेट कर रहे हैं। तो पहले हमने ये जो पहला ही जगह है यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट किया, और ये यहाँ पे फिर हमने कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को वेट किया। तो आप देख रहे हैं कि 45 मिलियन शेयर्स थे, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके मार्केट प्राइस के साथ, और डिवाइड कर रहे हैं टोटल डेट, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी के साथ। टोटल कैपिटल क्या है आपका, नंबर 1 इक्विटी
प्लस नंबर 2 डेट। तो डेट की मार्केट वैल्यू जो हमने इक्विवेलेंट टू बुक वैल्यू ली है वो कितनी है 55 मिलियन। और सेकेंडली जो आपकी मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन है 1.50, उसको मल्टीप्लाई किया उसके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो आपका टोटल, दिस इज योर टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल। और ऊपर ये पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक पोर्शन है और दूसरा पोर्शन किसका, कॉस्ट ऑफ डेट का। तो इन सबको वेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकला है डेट इज 11.54%। नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी एंड विच इज वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न अर्न करने टू पे बैक द रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द इक्विटी होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स। तो इस तरह आप किसी कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां आपका आते हैं वहां पे आपको अगर इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से गिवन हो तो वहां पे आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए पहले ही चीज है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या इसके बराबर है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अर्निंग्स आर कांस्टेंट, यानी अर्निंग्स आपकी कांस्टेंट हो, यानी परपीचुटी में आपके पास कैश इनफ्लोज हो रहे हो, जो डिविडेंड पे हो रहा हो या फिर जो आप कंपनी अर्न कर रही हो प्रॉफिट्स किसी प्रोजेक्ट में लगाने से, डेट शुड बी इन परपीचुअल फॉर्म। और डेट इज इररिडीमेबल और रिडीमेबल एट मार्केट वैल्यू, कि डेट जो आपका रिडीम होगा वो मार्केट वैल्यू पे रिडीम होगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, जो कि हम पिछले अपने क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। और तीसरा, ऑल अर्निंग्स आर पेड आउट एज डिविडेंड, क्योंकि जो कंपनी कैश फ्लोस अर्न करेगी उसमें से इंटरेस्ट पे आउट हो चुका होगा और टैक्स पे आउट हो चुका होगा, और जो आखिर में अर्निंग्स बचेंगी वो सारी पे आउट हो जाएंगी एज डिविडेंड। जब डिविडेंड सारी अर्निंग्स पे आउट हो जाएंगी तो इट मीन्स जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा उसमें वो कैश फ्लोस कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए रेलेवेंट होंगे। एंड टैक्स इज पेएबल इन सेम ईयर, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को डिस्कस कर रहे थे वहां पे टैक्स इम्पैक्ट को हमने जब डिस्कस किया था, तो टैक्स अगर डिफरेंट ईयर में पे हो रहा था तो क्या हो रहा था, उसकी वजह से कैश फ्लोस अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि अर्निंग्स आपकी ईयर 1 में हो रही हैं, कैश उसका टैक्स पे हो रहा है ईयर 2 में। तो जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, उसको डिस्काउंट करते थे, तो उसका रिजल्ट्स डिफरेंट होते थे। तो अगर इसमें हम ये अजम्पशन है और ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है शॉर्टकट मेथड के लिए, टैक्स इज पेएबल इन द सेम ईयर। तो ये 4 चीजें आपको देखनी होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन में सिनेरियो में ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। नंबर 1, अर्निंग्स आर कांस्टेंट। नंबर 2, डेट इज इररिडीमेबल और रिडीमेबल एट मार्केट वैल्यू। Number 3, all earnings are paid out as dividend. And number 4, tax is payable in the same year. तो शॉर्टकट हम देख लेते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो जिसमें टैक्स की कोई कैलकुलेशन ना हो या टैक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो वहां पे आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, WACC इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय E प्लस डी। आपको याद आ गया होगा कि जब हम परपेचुअल कैश फ्लोज को डिस्कस कर रहे थे उसमें भी कुछ ऐसी चीज होती थी कि कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, जो भी कैश फ्लोज की होती है। तो वहां पे भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज आई, WACC इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय E प्लस डी। तो ये एक शॉर्टकट है, ये भी वही रिजल्ट्स निकालेगा जो कि आप पिछले फॉर्मूले में देख चुके हैं, लेकिन एक शॉर्टकट है कि आप अर्निंग्स उठाएं, उसको डिवाइड करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल से, ऑफ कंपनी। तो ये था विदाउट टैक्स। लेकिन अगर टैक्स इंक्लूड हो जाए तो इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी होगी, डेट इज 1 - T। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से मल्टीप्लाई करना होगा।
क्योंकि आपको मालूम है कि टैक्स इज एन अलाउेबल, इंटरेस्ट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर। तो कंपनी जो अपनी डेट कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है टू द इन्वेस्टर, वो उस पर टैक्स रिलीफ ले रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में से टैक्स के बेनिफिट को एक्सक्लूड कर दिया। तो फिर हमारे पास जो कैश फ्लोज है उसको हमने डिवाइड किया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट से, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैक आ जाता है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था जो कि वैक में आप यूज कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके यूसेज के लिए। यहाँ पे इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें आपके सामने पूरा एक चार्ट गिवन है, उसमें थ्योरेटिकल लिमिटेशंस भी हैं और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी मेंशन है। क्योंकि वैक की जब आपको लिमिटेशंस पता होंगी तो उसका फिर आप इफेक्टिव यूज कर सकेंगे, अदरवाइज अगर ये नहीं पता होंगी तो फिर आप उसका इफेक्टिव यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इसकी लिमिटेशंस किसी और तरीके से खत्म हो सकती हैं तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। Theoretical limitations include it assumes perfect capital market. Number 2, it assumes market value of shares equal to present value of dividend stream, जो कि हम अपनी डिविडेंड की कैलकुलेशन में और डेट की कैलकुलेशन में भी डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरी चीज क्या है, इट कैन ओनली बी यूज्ड टू असेस प्रोजेक्ट विच हैव सिमिलर ऑपरेटिंग रिस्क टू दैट ऑफ द कंपनी। यानी ये उन प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए आप वैक यूज कर सकते हैं जहां पे नई इन्वेस्टमेंट जो कंपनी लगाने जा रही है, यानी कंपनी ए इन्वेस्ट करना चाह रही है एक प्रोजेक्ट में, तो उसको ये देखना होगा कि उस प्रोजेक्ट के या उस इन्वेस्टमेंट के रिस्क सेम है एज डेट ऑफ कंपनी। यानी कंपनी जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही है उसके जो सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक रिस्क हैं, उसके जो बिजनेस रिस्क हैं, वो सेम है एज डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट के और कंपनी के रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क सेम है, तो फिर वो वैक को यूज कर सकती है, अदरवाइज वो यूज नहीं कर सकती। And it is financed by the company's pool of funds that is have same financial risk. यानी जो इन्वेस्टमेंट जिस फंड से कंपनी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी वो कंपनी अपनी अर्निंग से प्रोड्यूस कर रही है और सेम फाइनेंशियल रिस्क के साथ उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। यानी कि कंपनी की अगर डेट इक्विटी रेशियो 80-20 की है तो नए प्रोजेक्ट में भी वो 80-20 का कैपिटल डाल रही है, 80-20 डेट और इक्विटी का स्ट्रक्चर बना रही है और उसका फाइनेंशियल रिस्क में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वहां इन दो जब कंडीशंस आ जाएंगी तो वहां पे वैक यूज हो सकता है और ऐसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स में। लेकिन जहां पे कंडीशंस नहीं होगी वहां पे वैक यूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा और रिजल्ट्स आपके पास सही नहीं आएंगे। ये थी इसकी थ्योरेटिकल लिमिटेशंस। इसके बाद प्रैक्टिकल लिमिटेशंस पे इसके एलिमेंट्स पे हम जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वैक इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, वन इज इक्विटी कैपिटल एंड सेकेंड इज डेट कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल की कैलकुलेशन में कुछ लिमिटेशन है और कुछ डेट कैपिटल की लिमिटेशन में डेट कैपिटल की कैलकुलेशन में कुछ लिमिटेशन है। तो जो इक्विटी है उसका हम देख लेते हैं कि आप इसमें नंबर 1 पे जो लिमिटेशन है वो है कि एस्टिमेशन ऑफ जी, यानी जो ग्रोथ रेट कंपनी कैलकुलेट कर रही है अपने डिविडेंड्स का, या इन्वेस्टर कैलकुलेट कर रहा है डिविडेंड्स का ग्रोथ रेट, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा यूज्ड टू एस्टिमेट फ्यूचर ग्रोथ रेट। यानी आप हिस्ट्री के डेटा को उठाते हैं और उससे एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कितना जाके डिविडेंड पे करेगी।
या फिर आप गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं जिसमें फॉर्मूला था G इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स रिटेन्ड इन द कंपनी, ओनली एप्लीकेबल टू ऑल इक्विटी कंपनीज। तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर और इक्विटी बेस्ड कंपनीज जहां पे इक्विटी यूज हो रही है, क्योंकि उसकी जितनी भी अर्निंग्स आएंगी उसमें से आप देखेंगे डिविडेंड कितना पे करने और कितना रिटेन कर रही है कंपनी। तो एस्टिमेशन ऑफ जी इज द फर्स्ट लिमिटेशन इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी। देन द सेकेंड लिमिटेशन इज ई विच इज मार्केट वैल्यू। जो यहाँ पे जो ई आपने देख रहे हैं डेट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। यह हम आगे चल के देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में जब हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आएंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी और कैपिटल कब इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है उसमें यह भी है कि जो मार्केट वैल्यू इक्विटी है डेट मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी तो उसके प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होंगी। नंबर 3, इट इग्नोर्स इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल टैक्सेशन। यहां पे आप देख चुके थे कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में टैक्स का एलिमेंट नहीं आता, लेकिन पर्सनल जो इनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड और इन द फॉर्म ऑफ जो कैपिटल गेन है, यानी सेल करते हुए जो उनको अर्निंग्स होंगी। तो वहां पे हमने टैक्स पर्सनल टैक्सेशन के इम्पैक्ट को इग्नोर किया हुआ है। और लास्ट नंबर पे जो लिमिटेशन आ रही है कि इट एज्यूम्स कांस्टेंट ग्रोथ। जब हम इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में ये एज्यूम किया था कि देयर इज अ कांस्टेंट, जो ग्रोथ मॉडल है उसमें यह था कि देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ, यानी अगर ग्रोथ का एलिमेंट आप ले रहे हैं या तो आप स्टेडी रख रहे थे, सेम रख रहे थे एज पर प्रीवियस ग्रोथ रेट, कि अगर पिछले सालों में 5% दिए तो आगे भी 5% कंपनी देगी, उसके बेस पे मार्केट वैल्यू ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो रहा था। या फिर अगर कांस्टेंट नहीं दे रही तो वो कभी ज्यादा दे रही है कभी कम दे रही है, तो आप पिछले सालों का जो डेटा अवेलेबल है उसकी बेसिस पे एक एवरेज ग्रोथ रेट निकाल लेते थे और उसको यूज करते थे फॉर डिटरमिनिंग फ्यूचर ग्रोथ रेट। तो इट मीन्स कि वहां पे हम एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट को एस्टिमेट कर रहे हैं फॉर आवर मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन, which is not practically possible. So this is the limitation in practical limitation in calculation of weighted average cost of capital. तो ये मेन लिमिटेशन थी जब आप इक्विटी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और इक्विटी जब के जाके पार्ट बनता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो वहां पे ये आप लिमिटेशंस को आपको कंसीडर करना होगा ताकि एक आप प्रॉपर जो वैक निकालें वो एक प्रॉपर वैक हो और उसमें तमाम एलिमेंट्स को कंसीडर कर लिया गया हो। अभी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस में इसका दूसरा एलिमेंट था डेट कैपिटल। तो डेट कैपिटल में हम देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जब आप डेट की कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या क्या assumptions हम यूज करते हैं जो कि लिमिटेशंस हैं उसकी, कि इट एज्यूम्स कांस्टेंट टैक्स रेट्स, कि आप ये एज्यूम करते हैं कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उस पे एक ही टैक्स रेट अप्लाई होगा, क्योंकि मुख्तलिफ टैक्स रेट्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। तो इट एज्यूम कांस्टेंट टैक्स रेट विच इज अ लिमिटेशन। और डी which is a market value of debt may not be equilibrium। जिस तरह इक्विटी को हम ये कह रहे थे कि इक्विटी may not be equilibrium, इसी तरह डेट जो है may not be in equilibrium state which is a limitation in calculation of WACC। नंबर 3 पे आ रहा है
there is a difficulty in incorporating all forms of long term finance. जैसे कि आपको मालूम है कि डेट कैपिटल के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स की आपके पास इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इरिडीमेबल या कन्वर्टेबल या रिडीमेबल या फिक्स्ड लोन या शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, मुख्तलिफ टाइप्स की आ सकती हैं। तो वहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट करने में, वैक के अंदर इनकॉर्पोरेट करने में मसला हो सकता है। उसमें हम मेन जो एलिमेंट्स है उसको देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है एक। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? इट इज अ करंट लायबिलिटी बट ऑफन हैज परमानेंट कोर। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे कि आप बैलेंस शीट में, कंपनीज के बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटीज और इसको करंट लायबिलिटी अज्यूम किया जाता है। लेकिन वो परमानेंट, जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें उसके परमानेंट नेचर भी आ जाती है, क्योंकि कंपनीज उसको रोल फॉरवर्ड करती रहती हैं और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसमें एक ये लिमिटेशन आ जाती है कि हम उसको बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट समझ के उसको मार्केट वैल्यू और उसका कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी नेचर परमानेंट वन की तरह की होती है। इट इज स्प्लिट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट पे नॉर्मली कितना इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली काइबोर प्लस 4%, काइबोर प्लस 5%, काइबोर प्लस 10%। तो उसमें वेरिएशन हो रही होती है, जबकि काइबोर फ्लक्चुएट हो रहा होता है या फिर उसमें फिक्स भी होते हैं। तो उसमें स्प्लिट करना बिटवीन फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट को ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट पुट फिक्स्ड एलिमेंट इन कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टैक्स डिडक्टेबल। इसमें तो जो दूसरी टाइप है डेट इज कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। इसमें रिडीमेबल डेट, lender has the option to take the redemption value or converting into shares, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है कि आपको रिडीमेबल डेट की लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना होता है कि उसको किस में फ़ायदा है और कंपनी को किस में ज़्यादा कॉस्ट है। वो अपने ऑप्शन एवेलुएट करनी होती है, या तो कन्वर्ट कराने में ज़्यादा कॉस्ट है टू द कंपनी या फिर रिडीम करने में ज़्यादा कॉस्ट है। पहले उसको एवेल्यूएट करना होता है, उसकी एवेल्यूएशन करके फिर आपको अपनी उसमें डालना होता है वैक के अंदर। तो इसमें अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स में, तो वही वैक की कैलकुलेशन में इधर का पार्ट बनेंगे या इक्विटी का पार्ट बनेंगे। और इसमें एक और लिमिटेशन है, इट इज़ ट्रीटेड एज रिडीम्ड फॉर पर्पस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। फिर इसके बाद फॉरेन लोन्स अगर इंक्लूड हो जाएंगे, कंपनी ने अगर फॉरेन लोन्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस किया हुआ है, तो उसमें एक तो एक्सचेंज रेट्स का भी इफेक्ट आ जाएगा। एक्सचेंज रेट्स को किस तरह आपने हैंडल करना है, टैकल करना है, वैक में उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि एक्सचेंज रेट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द लोन्स टू बी इंक्लूडेड एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स पे हो रही होगी, और जब वो मैच्योर होगा और रीपे होगा उस वक्त उसकी जो एक्सचेंज रेट होगा वो डिफरेंट होगा। तो इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट होगा कि लोन की जो मार्केट वैल्यू है, जो लोन का इंटरेस्ट रेट है फॉरेन एक्सचेंज लोन का, वो डिफिकल्ट है टू एस्टिमेट। तो इन चीज़ों का इफेक्ट होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन में। तो जब भी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ करेंगे तो उसकी लिमिटेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप इन एलिमेंट्स को देखते हुए वैक को कैलकुलेट कर सकें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का पर्पस पूरा हो सकता है। अदरवाइज अगर वैक गलत हो गया, डिस्काउंट रेट अगर आपका गलत हो गया, तो आपकी तमाम कैलकुलेशंस आगे जो कि आप यूज़ कर रहे होंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो सारी गलत हो जाएंगी और रिजल्ट्स आपके गलत हो जाएंगे। तो ये लिमिटेशंस थी ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। उसमें हम प्रैक्टिकल भी लिमिटेशंस भी देख ली, प्रैक्टिकल में जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें क्या क्या एजम्पशंस यूज़ कर रहे हैं हम, और थ्योरेटिकल लिमिटेशंस भी देख ली कि ये एजम्पशंस सही हैं भी या नहीं है।
नाउ वी विल मूव टू कैलकुलेशन ऑफ वैक। कैलकुलेशन ऑफ वैक हम देख चुके हैं, उसमें हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एग्जांपल भी देख चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है कि डायग्राम में मेंशन है वैक इज यूज्ड एज अ कंपनीज डिस्काउंट रेट प्रोवाइडेड प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी डज नॉट चेंज। तो इसमें पहली चीज क्या आ गई, पहली चीज आ गई कि ये आपको कंसीडर करनी होगी कि अगर ये चीजें हैं मौजूद तो फिर आप वैक को यूज कर लेंगे, कंपनी के वैक को यूज करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर्पसेस। अगर ये चीजें मिसिंग है तो फिर आप वैक कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैक को आपको एडजस्ट करना होगा या कोई और रेट पे आपको एवेल्युएट करना होगा इन्वेस्टमेंट्स को। वैक इज यूज्ड एज द कंपनीज डिस्काउंट रेट प्रोवाइडेड नंबर 1 प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी डज नॉट चेंज, यानी जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है वो नई इन्वेस्टमेंट की फंडिंग में चेंज नहीं हो रहा। यानी अगर करंट कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कंपनी कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है डेट इज 80-20 रेशियो, यानी 80% आपका डेट कैपिटल है और 20% आपका इक्विटी कैपिटल है। तो जो नया प्रोजेक्ट आप फाइनेंस करने जा रहे हैं, जिसमें आप फंड्स इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो रेशियो रखेंगे आप वो सेम रखेंगे एज ऑफ कंपनीज करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी 80% फाइनेंसिंग आप करेंगे लोन से और 20% फाइनेंसिंग करेंगे थ्रू इक्विटी। तो उसमें आप ये अज्यूम करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी डज नॉट चेंज। तो इसका क्या मतलब है, या तो प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय अ पूल ऑफ फंड्स या फिर ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स आर ऑफ द सेम बिजनेसेस एज द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। तो इसमें इसके प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी पहली चीज होगी आपका कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी डज नॉट चेंज। पहले आपको इसको देखना है कि जब आप कंपनी का करंट वैक यूज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर्पसेस तो कहीं डेट टू इक्विटी रेशियो चेंज तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप यूज कर लेंगे। और प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय अ पूल ऑफ फंड्स, उसमें फंड्स को देखना होगा उसकी नेचर की हैं और वो कहाँ से इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये आप कंसीडर करेंगे अपनी कंसिडरेशन में। और तीसरी चीज आप देखेंगे ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स आर ऑफ द सेम बिजनेस रिस्क। इसमें बिजनेस रिस्क जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, यानी अगर एक कंपनी ऑपरेट कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में तो उसका बिजनेस रिस्क डिफरेंट है। अगर एक कंपनी ऑपरेट कर रही है या एक इन्वेस्टमेंट हुई है बैंक में तो उसका बिजनेस रिस्क डिफरेंट है दैट ऑफ टेलीकॉम सेक्टर कंपनी। तो दोनों के बिजनेस रिस्क डिफरेंट है। टेलीकॉम के लिए डिफरेंट बिजनेस रिस्क है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, 3G टेक्नोलॉजी आ सकती है, 2G ऑब्सलीट हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स आ जाएंगी, तो ये बिजनेस रिस्क हैं फॉर टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन ये बिजनेस किसके लिए नहीं है, बैंक के लिए नहीं है या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए क्या रिस्क हो सकता है कि कोई रेगुलेशन ना आ जाए जो कि उस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पे अफेक्ट करे। तो हर सेक्टर का बिजनेस डिफरेंट होता है, जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो जब आप करंट कंपनी वैक यूज कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये देखना होगा कि जो नए प्रोजेक्ट कंपनी लगाने जा रही है उसमें बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा। जो करंट कंपनी का बिजनेस रिस्क है वही रिस्क है फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो ये कुछ कंसिडरेशंस थी, प्रोविजन थी कि ये चीजें होंगी तो कंपनी का वैक यूज हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट्स। नाउ वैक एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसमें कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं और अपने लेक्चर्स को जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम यहीं से लेके प्रोसीड करेंगे, लेकिन इसको एक दफा हम गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने बिजनेस की और फाइनेंशियल रिस्क की भी बात की थी। वन अप्रोच टू द एवेल्युएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनीज इज दैट all their investment
project should be expected to provide a return equal to or in excess of the WACC. क्योंकि हम शुरू से ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एक इन्वेस्टर उस वक्त इन्वेस्ट करेगा किसी भी प्रोजेक्ट में जबकि उसको रिटर्न उधर से या तो इक्वल रिटर्न मिल रहा हो या फिर ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, किससे, उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से. तो यहाँ पे कंपनीज के केस में वो WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द कंपनीज. तो अगर कंपनीज को WACC से के इक्विवेलेंट या WACC से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है किसी इन्वेस्टमेंट से, तो उस वक्त वो उस इन्वेस्टमेंट में अपना फंड्स डालेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे. If all their investment projects earn a return in excess of the WACC, the company will earn sufficient returns overall to meet the cost of its capital and provide its investor with the returns they require. एक सिंपल सी चीज है जो कि हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. This principle is often applied in practice. The general rule is that when capital investment projects are evaluated using the NPV method, net present value method, the cost of the capital to be used is the WACC. This is on the assumption that a capital project will not alter the risk profile of the company's investment, and the risk with the new project is similar to the risk with the rest of the company's business operations. तो यहाँ पे वही वाली चीज आ गई जो कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि आपका फाइनेंशियल रिस्क, आपका बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा. यानी कंपनी जिस बिजनेस एनवायरनमेंट पे अभी काम कर रही है, तो जो नया प्रोजेक्ट लगाने जा रही है उसका बिजनेस एनवायरनमेंट भी सेम है एज दैट ऑफ एग्जिस्टिंग. और जो कंपनी का करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज नहीं हो रहा. अगर डेट इक्विटी रेशियो 60-40 में है, तो जो नया प्रोजेक्ट लगाने जा रही है उसमें भी जो कैपिटल रेशियो और फंडिंग की रेशियो रखेगी वो भी डेट इक्विटी की कितनी रखेगी, 60-40. तो जब ये तमाम कंडीशंस होंगी तो फिर कंपनी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी और ये एवेल्युएट करेगी जो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रहा है वो पॉजिटिव हो बाय यूजिंग द कंपनीज WACC. तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को WACC और कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करेंगे. तो आज के दिन में हमने ये देखा कि कंपनी अपना WACC किस तरह कैलकुलेट कर सकती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स उसको मालूम होने चाहिए और फार्मूला क्या है WACC का, और उसमें लिमिटेशंस हमने देखी कि थ्योरेटिकल लिमिटेशंस ऑफ WACC क्या है, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ WACC क्या है. और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि करंट कंपनी WACC कैन बी यूज प्रोवाइडेड कि आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है यानी डेट इक्विटी रेशियो है वो चेंज ना हो रहा हो कंपनी का नई इन्वेस्टमेंट से, और उसके साथ साथ उसके पूल ऑफ फंड्स अवेलेबल हो जहां से वो इन्वेस्ट कर सके. एंड नंबर 3 उसका बिजनेस रिस्क, उसका बिजनेस ऑपरेशंस में या ऑपरेटिंग रिस्क में फर्क ना आ रहा हो थ्रू न्यू इन्वेस्टमेंट. और ये कुछ कंसिडरेशंस थे जिनको आपको WACC यूज करते वक्त, WACC डिटरमिन करते वक्त अपने गौर में लेके आना होगा. तो ये कुछ कंसिडरेशन थे जिसको आपको देखना होगा WACC को डिटरमिन और WACC को सिलेक्ट करते हुए. तो इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होते हैं और नए लेक्चर को हम WACC और एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.